जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल और सीमांकन बिल पर कांग्रेस का उत्तर केंद्र सरकार को भेज दिया है। और वह ऐसा विचित्र उत्तर है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि भाई ये किस प्रकार का उत्तर है, ये आखिरकार क्या चाहते हैं। चाहते तो वो ये है कि भाई कल रात को जब प्रयागराज में वो बातचीत कर रहे थे, तब आप जानते हैं क्या कर रहे थे वो। उनके पीछे जो पोस्टर लगे हुए थे उसमें वो अमित शाह का अब इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले वो केवल अमित शाह से वक्तव्य मांग रहे थे और अब वो अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस ने एक लाठी चार्ज कर दिया, उसके लिए केंद्र का गृह मंत्री इस्तीफा देगा। इनसे जरा पूछिए कि जब इनकी सरकार थी तो कितने गोलीकांड हुए थे। अनगिनत गोलीकांड हुए और किसी का इस्तीफा कभी नहीं मांगा गया। इस्तीफा देने का तो खैर कोई प्रश्न ही नहीं। इंदिरा गांधी ने साधुओं के ऊपर गोली चलवा दी थी और कह रहे हैं कि उस दिन पूरी दिल्ली लाल हो गई थी। जगह जगह साधुओं के शव बिखरे पड़े हुए थे। वो गोकुल अष्टमी का दिन था और उस गोकुल अष्टमी के दिन कहते हैं कि स्वामी कृपात्री जी महाराज ने श्राप दिया था कि भाई ये तुम्हारा जो है काल, तुम्हारे वंश का काल यहीं से आरंभ होता है। और तब से ही आप ये देखें कि एक प्रकार से ग्रहण लग गया नेहरू खानदान को और लगातार जो है वो उनके जो भी प्रधानमंत्री बने उनकी अकाल मृत्यु होती गई। और सोनिया गांधी ने इसीलिए संभवतः डर के मारे प्रधानमंत्री बनना स्वीकार नहीं किया, मनमोहन सिंह को अपने चपरासी को बना दिया। अब मजे की बात यह है कि बंदर के रूप में दिखाया गया है प्रधानमंत्री को, 56 इंच का बंदर। ये इस प्रकार की कि ये नई राजनीतिक शैली और राजनीतिक व्याकरण राहुल गांधी यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। और वैसे ही राजनीतिक व्याकरण किस तरह का होना चाहिए वो हमने देखा, जंतर मंतर पर भी देखा। इसीलिए हम रुष्ट हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि इस तरह की राजनीतिक शैली और व्याकरण वालों के सामने आपने उनको लेजिटिमेसी क्यों दी, आपने उनको क्यों इतना ऊंचा चढ़ाया जिसके कि वो लायक कतई थे नहीं और कुछ होने जाने वाला नहीं था वहां पे, सबको पता है। खैर, वो आपके अपने कैलकुलेशन थे, हम आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी ने उत्तर दिया है उसको पहले सुन लीजिए। राहुल गांधी का संदेशा गया है भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के पास बजरिए यानी मार्फत वाया किरण रिजिजू जी। वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि हम आपका समर्थन तब करेंगे जब आप सदैव के लिए लोकसभा की सीटें 543 पर फिक्स कर दो। ध्यान से सुना आपने, दोहराऊं, आप सदैव के लिए, सदैव के लिए, सदा सर्वदा के लिए, सदा सर्वदा के लिए लोकसभा की सीटें 543 पर फिक्स कर दो और सदा सर्वदा के लिए जो राज्यों के अलग अलग सीटें हैं वो उसी अनुपात में जैसी आज है वैसी फिक्स कर दो और जो 543 सीटें हैं उन्हीं में से 33% आरक्षण महिलाओं को दे दो। समझ में आ रहा ना आपके कुछ? उत्तर प्रदेश वालों, आपकी समझ में आ रहा है ना? ये आपके यहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं
और आपके यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आने वाले कांग्रेस के राजकुमार जी ये आपसे कहने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, जिसकी सीटें 543 में भी जिसकी सीटें 100 होनी चाहिए, उसकी सीटें 80 ही रहेंगी। और 815 में जिसकी सीटें 140 होनी चाहिए, वो 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस के राजकुमार का लिखित में फॉर्मूला गया है। और डिलिमिटेशन ना किया जाए। मतलब सदैव के लिए फिक्स कर दिया जाए साहब कि आज जो 2009 में इन्होंने 2008 में अपने इस कार्यकाल में जो सीमांकन करवाया था, वही सीमांकन जो इनके लिए लाभकारी था, वो सदैव का सर्वदा का वही बना रहे। आइए, इतना अहंकार तो मैंने नेहरू जी में भी नहीं देखा। और नेहरू जी के पास तो भाई 2/3 बहुमत था। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी जैसे चाहते थे वैसे करते थे। बीच में इंदिरा गांधी के पास भी 2/3 बहुमत था, लोकसभा में, राज्यसभा में। उनका तो खैर अहंकार के अलग पराकाष्ठा थी। इमरजेंसी भी इन्होंने लगा दी थी, लेकिन राहुल गांधी अगर किसी दिन बन गए ना, तो भैया ये डेमोक्रेसी तो खत्म कर देंगे कंप्लीटली। इस तरह के अगर फॉर्मूले उनके तब आ रहे हैं जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मात्र 99 सीटों के साथ। मात्र 99 सीटों के साथ उनका इंडी ब्लॉक धराशायी हो चुका है, उनके अहंकार के कारण, उनकी राजनैतिक अपरिपक्वता के कारण, और उनके इस अंदाज के कारण जिसके कारण वे किसी में भी कोई आत्मविश्वास का संचार नहीं कर पाते हैं। कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर पाता है। अविश्वास की भावना रहती है कि भई ये कह क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? ये क्या हमको खा जाना चाहते हैं? हर हर क्षेत्रीय दल के साथ में जिनके साथ उनका एक अलायंस है, उनके साथ वही उनका रवैया रहता है। डीएमके के साथ अलायंस था, डीएमके के साथ अलायंस था, सीटें भी जीती 6, और तुरंत उनको छोड़ के दूसरी तरफ चले गए। ये काम एक और ने किया था, आपको ध्यान है? ये काम शिवसेना ने किया था। उस शिवसेना को बाद में लोगों ने कैसा सबक सिखाया, वो सबने देखा हुआ है। न 3 में रहे, न 13 में। अब ये भैया जो हैं, ये अपनी सत्यनारायण की कथा पूरी करवाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में ये इस फ़ॉर्मूले के साथ उसके बाद फ़ेस करेंगे वहाँ की इलेक्टोरेट को कि हमने आपकी जो सीटें हैं, वो सदा सर्वदा के लिए फ़िक्स करवा दी, कभी नहीं बढ़ेंगी। ये इनका योगदान रहेगा। फिर डिलिमिटेशन कभी मत डिलिमिटेशन कोई आवश्यकता नहीं, वो मत कराइए। तो भाई फिर तुमको हम करें क्या? जब डिलिमिटेशन नहीं कराना है और ये कराना है और 533 में से ही करवाने हैं, तो फिर तुम्हारी आवश्यकता क्या है? वो काम तो पहले ही हो चुका है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि साहब कि ये जो संविधान संशोधन है, वो इफ़ेक्ट में तभी आएगा, या 334 ए है शायद वो प्रावधान संविधान का, जो पिछली बार संविधान संशोधन के साथ जोड़ा गया था 2023 में, कि वो अगले सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही वो इफ़ेक्ट में आएगा। और ये कह रहे हैं कि साहब कि अब तो डिलिमिटेशन होना ही नहीं है। नया एक राग छेड़ दिया भाई ने, एक नया राग छेड़ दिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपस में विश्वास जो है वो समाप्त हो चुका है, और उसके बाद फिर जिस तरह की भाषा का, जिस तरह के राजनीतिक व्याकरण का इन्होंने उपयोग किया है कल शाम को, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी प्रकार की कोई आपस में सदाचार, भाई आप करो कदाचार और दूसरा करे आपके साथ सदैव सदाचार, ये तो नहीं हो सकता ना। तो आज के कदाचार के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सदाचार अपेक्षित नहीं होना चाहिए। अब केवल ये देखना है कि भाई टाइमिंग क्या रखते हैं, कि 10, 11, 12, 13 में ही करवाते हैं, या फिर कुछ और बातचीत का स्कोप छोड़ते हैं।
बातचीत का स्कोप तो इस कम्युनिकेशन के बाद मुझे लगता है कि समाप्त ही कर दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जो है वो सब जानते हैं, उनका जो अहंकार है उसके बारे में तो किसी को किसी प्रकार की कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए, विशेषकर विशेषकर राजनेताओं को, और उससे भी अधिक विशेषकर पत्रकारों को। कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले जो उसका जो उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो सीधे पूछ लेते हैं, बीजेपी के हो क्या? आजकल जाति नहीं पूछ रहे हैं, ये गनीमत है। पहले जाति भी पूछ लिया करते थे, जैसे अखिलेश पूछा करते थे, आजकल नहीं पूछ रहे अखिलेश जाति। आजकल वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। पीडीए को वो पी को पंडित बना चुके हैं पिछड़े से चेंज करके। क्योंकि उनको ये लग गया है कि भई पिछड़े जो हैं वो यादव तो उनके जेब में ही हैं, और उसके अलावा कोई और अन्य पिछड़े उनके साथ आने नहीं हैं। क्योंकि जो जिस प्रकार की जो गाँव की स्थिति है, अ, उसमें यादवों से प्रताड़ित बाकी सारी पिछड़ी जातियाँ हैं, यादवों से प्रताड़ित दलित भी हैं। तो ये जो पिछड़ा रखना है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पंडित जी लोगों से पता नहीं क्यों उनको अचानक प्रेम होकर उनको ऐसी आशा हो गई कि साहब कि पंडित जी लोग जो हैं वो उनके साथ आ जाएँगे। वो तो 2024 में भी नहीं साथ आए। 2024 में सवर्णों में घाटा हुआ अवश्य, लेकिन ब्राह्मणों का घाटा नहीं। घाटा जो है वो राजपूत वर्ग का हुआ सबसे अधिक। और ये जो एक गलतफ़हमी है कि साहब कि जो जितने अनुपात में होता है उतने ही अनुपात में वोट लाता है भाई। लोगों का अपना पूरा आभा मंडल होता है। कोई अगर 5,000 लोगों की फैक्ट्री चला रहा है भाई साहब, उस फैक्ट्री वालों के ऊपर, उस फैक्ट्री की यूनियन पर और अपना जो उनका आभा तंत्र है, उस पर उनका अधिकार होता है। वो उस 5,000 में से 4,000 वो डिलीवर करने की क्षमता रखते हैं, उसमें फिर वो जात वगैरह बात बिरादरी नहीं चलती। तो अब क्या करें? नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। कौन कह रहा है ये? ये राहुल गांधी के मित्र कहते घूम रहे हैं चारों तरफ प्रयागराज में इस समय। आपको विश्वास नहीं होता? तो जाके 2-4 कांग्रेसियों से मिल लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।